चैप्टर 1 के अंदर पहला कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा HCF और LCM का। किसका आएगा? ये क्वेश्चन जो है इसके थ्रू मैं तुम्हें बता देता हूं कि HCF LCM निकालते कैसे हैं और इसका रिलेशनशिप कैसे है। मान लो आपके पास नंबर है 135 और 225, पेपर में आपको इसका HCF या LCM निकालना है, तो लाइन मेथड से आप निकाल सकते हो। लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि आप इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। किससे कर दो? मतलब ये दोनों 5 से हो रहे हैं, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 4s are 40 एंड 5 5s are 25। फिर ये किससे हो रहे हैं? 3 से। फिर ये किससे हो रहे हैं? 3 से। क्या अब ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जिससे 3 और 5 दोनों होते हो? नहीं हो रहे। तो ये जो नंबर्स आपके पास बचे 5 इंटू 3 इंटू 3, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा HCF। यानी कि HCF निकालने के लिए लाइन मेथड क्या है कि दोनों नंबर लिख लो और उनको सेम नंबर से डिवाइड करते चलो, तो ये आ जाएगा आपका HCF। अगर आपको अब निकालना है LCM, क्या निकालना है, तो आप फिर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। लाइन मेथड के अंदर आपने क्या करना है कि सेम नंबर से डिवाइड करना है जब तक होता है। तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है 5 पे 27 45, फिर डिवाइड हो रहा है 3 से 9 और 15, फिर डिवाइड हो रहा है 3 से 3 और 5। अब नहीं हो रहा तो फिर अब अलग अलग से कर दो, 3 1s are और ये 5 से। तो अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा उससे आपको मिल जाएगा LCM। यानी कि HCF और LCM में आपने क्या करना है, सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? HCF। सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जब नहीं हो रहा उसके बाद अलग अलग से करोगे तो इनके प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा? LCM। अब जो क्वेश्चन इसमें दिया गया बोर्ड के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है। उस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। रिलेशन ये कहता है कि अगर दो नंबरों के HCF और LCM का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और यही जो क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका 2020 का क्वेश्चन है, इसके अंदर यही रिलेशन यूज होगा। उसने कहा है कि इनका HCF तो कितना दिया है? 45, LCM मुझे मालूम नहीं है और दोनों नंबर क्या है? 135 इंटू 225। तो यहां से आप LCM फाइंड आउट कर लेंगे। 135 इंटू 225 डिवाइड बाय 45, तो यहां से आपका LCM आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको HCF LCM भी समझा दिया और उनके रिलेशन पे बेस्ड ये पहला क्वेश्चन भी है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है। अगर कभी वो आपसे ये कह दे कि भाई ऐसा नंबर बताओ जो 14 16 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो ये कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। मतलब अगर क्वेश्चन की सेंस में वो आपसे डिवीजर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो आप हमेशा निकालोगे HCF। क्या निकाल दोगे? मैं आपसे ये पूछ लूं कि ऐसे नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करता है, इन तीनों, सॉरी, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है, इन तीनों से, तो वो आपसे पूछ रहे डिविडेंड। क्या पूछ रहे हैं? तब आप निकालोगे LCM। यानी कि अगर आपको ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, मतलब वो बड़ा नंबर, तो आप निकालेंगे LCM। जो इन तीनों को डिवाइड करेगा आप निकालेंगे HCF। क्लियर है क्या? और जनरल आपको कीवर्ड्स पता है HCF LCM। और कभी इसमें रिमाइंडर डाल दे कि भाई इनका इतना रिमाइंडर आया है, तो पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेना, पहले रिमाइंडर को, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF या LCM निकाल लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है और आ सकता है, वो कह देगा प्रूव करो कि 6n जो है वो 0 पे एंड होता है। किस पे? मैं सिंपल बनाऊंगा बिना इसको ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करे। अगर 6n 0 पे एंड होता है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि अगर n को 1 2 3 4 5 रख दूं तो क्या कभी ऐसा होगा ये 0 पे एंड हो जाए? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, 6 की पावर 3 216 होगा, कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसको करेंगे कैसे? इसकी सिंपल थ्योरी है, वही आपने पेपर में लिखना है। आपने लिखना है इफ 6n एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, then it must contain factor of 2 and 5, फैक्टर ऑफ, ये आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो 6n के आप फैक्टर करके देख लो भाई। 6n के फैक्टर क्या आएंगे? 2n इंटू में या 6n इंटू में, बस आपका क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे hence 6n contain only the factor of 2, 5 का तो नहीं है, तो it will not end with digit 0। आपने क्या लिखना है कि भी ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे एंड हो रहा है, इसके पास क्या फैक्टर है? सिर्फ 2, 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा। कर दिया।
अब देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन और, जो कि श्योर है बोर्ड में आएगा 3 नंबर का। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, तीनों टाइप बता देता हूं मैं। पहले क्वेश्चन के अंदर रूट आएगा अकेला, इसमें सारे नंबर आपको किसके मिलेंगे, स्टेटमेंट के, किसके और स्टेप के। तो वो आपसे कह रहा है कि प्रूव करो √3 इरेशनल नंबर है। तो देखो आप कैसे करेंगे, आपने कहना है लेट एज्यूम, ये मान के चलो, लेट एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। आप ये मान लो कि ये इरेशनल है ही नहीं, ये रेशनल है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और अगर ये रेशनल है तो ये P/Q के बराबर होगा, जहां पे आप लिखोगे वेयर P and Q आर इंटीजर्स, सॉरी वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर, इसमें आपने लिखना है को प्राइम नंबर, जहां पर ये को प्राइम नंबर होंगे और Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेप हमेशा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगला स्टेप क्या करेंगे आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, इसके बाद आपने एक स्टेप रट लेना है दिमाग में, क्योंकि हम कर रहे हैं बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर। पहले हमें P की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें Q की वैल्यू निकालनी है, पहले हमें फिर Q की, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है नंबर उसके नीचे, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है नंबर उसके नीचे। तो देखो जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3p² क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3q² किसके बराबर आ गया, मैंने क्या कहा था, पहले P की वैल्यू निकालनी है तो P के नीचे 3 को भेज दो बस। उसके बाद एक लाइन लिखनी है, इफ P² is divisible by prime number, divisible by, then P is also divide by same prime number, divide by same prime number। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही नंबर उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। फिर यहां पर इस P की वैल्यू लिख देनी है, कुछ भी, एक अल्फाबेट और नंबर। मैंने क्या कहा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड के बाद आपने यहां पर एक इक्वेशन बना ली, P की वैल्यू बनाई तो नंबर चला जाएगा P के नीचे। फिर आपने सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि अगर P का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो P भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो P की जो वैल्यू आएगी ना, उसमें 3 तो लिखना ही लिखना है, साथ में कोई भी अल्फाबेट लिख देना जो तुम्हें समझ में आए, ABCD कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहां लिखा हुआ है 3q² इज इक्वल टू P²। तो यहां पर 3q², P की वैल्यू रख दो 3n, तो ये आ गया 3q² इज इक्वल टू 9n²। अब Q की वैल्यू निकालनी है तो नंबर Q के नीचे भेज दो, नंबर किसके नीचे भेज दो, यानी कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जब P की वैल्यू निकालनी थी तो नंबर P के नीचे, जब Q की वैल्यू निकालनी तो नंबर Q के नीचे। कैंसिल आउट कर दो तो क्या आ गया तुम्हारे पास, q²/3 इज इक्वल टू n²। अब सेम बात, अगर q² को प्राइम नंबर 3 डिवाइड कर रहा है तो Q को भी 3 डिवाइड करेगा। तो अगर Q को 3 डिवाइड करेगा तो Q के अंदर 3 तो आएगा, साथ में E आ जाएगा। उसके बाद बस आपने एक लाइन लिखनी है, इन P and Q, इन P and 3 is the common factor, 3 is the, so it contradict our assumption, it contradict our, hence it is a irrational number। ठीक है, इसकी सेकंड टाइप बता देता हूं, जिसके अंदर दोनों के दोनों रूट में आएंगे। तब क्या करें, तो अब आपने पहले तो करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पहले तो आपको क्या करना है, तो ये आ गया a + b + 2ab P²/Q², और यहां आ गया 5 + 2√6। इसके बाद आपने सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट लगाना है। सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रूट को एक तरफ कर दो और नंबर को एक तरफ कर दो। तो यहां पर रूट को आप एज इट इज रखेंगे और नंबर को दूसरी तरफ भेजेंगे। फिर √6 P² 5q²/2q², बस। उसके बाद आप लिखेंगे इट इज ए इरेशनल नंबर एंड इट इज ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन गिवन नंबर इज इरेशनल। दो ही टाइप है, एक टाइप में स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, कॉमन आ जाएगा। दूसरी टाइप के अंदर आपने क्या करना है, रूट को एक तरफ रखना है और बिना रूट को एक तरफ। ये क्वेश्चन पहले बोर्ड में आता था जिसमें दोनों रूट में होते थे। लास्ट टाइप जो इसकी है उसके अंदर मैंने आपको दे दिया, मान लो 2√6 इज इक्वल टू P/Q, तो यहां पर आपके पास है 1/2√6। अब इसमें कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर एक तरफ अल्फाबेट एक तरफ, ऐसे नहीं करना, पहले इसको रैशनलाइज करना है। इसको क्या करना है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लो आप। रैशनलाइज क्यों करना है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन जो आपको बना रहा हूं वो उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं कि आपका एक बार
रिवाइज हो जाए सारा। तो इसको करने के बाद क्या बचेगा, रूट सिक्स यानी कि 12p/q। तो रूट 6 क्या आ गया, 12p/q। तो फिर आप लिखेंगे इट इज ए and irrational number is not equal to, hence it contradict our assumption। तो पहले चैप्टर में आपके पास यही क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे तीन ही बात पूछ सकता है, या तो पॉलिनोमियल देगा जीरोस निकलवा लेगा, या जीरोस आपको देगा पॉलिनोमियल निकलवा लेगा, या अल्फा और बीटा के बीच एक क्वेश्चन कर देगा। तो मैंने मिक्स करके क्वेश्चन इसमें ऑप्ट करा है जो 2020 में आया है। इससे मैं आपको जीरोस निकालना सिखा दूंगा, जीरोस का रिलेशनशिप बता दूंगा और पॉलिनोमियल बनाना भी सिखा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ता है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, पहले कॉमन कैरी करते हैं, पहले क्या करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई अगर कॉमन कैरी नहीं हो रहा तो क्या इसमें आइडेंटिटी लग रही है। तो आइडेंटिटी क्या लगती है, या तो a² b² 2ab अगर 3 टर्म हो, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए मैं इसमें लगाऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 15, और प्लस और माइनस करूं तो क्या आना चाहिए 2। तो मैं ऐसे दो नंबर ढूंढूंगा जिनका मल्टीप्लीकेशन तो और प्लस या माइनस करें तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं 5 into 3 या 15 into 1। तो यही पॉसिबिलिटी बचती है। तो फर्स्ट एज इट इज, साइन एज इट इज, लास्ट एज इट इज, साइन एज इट इज। पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर इसका साइन देख के आप छोटा नंबर लिखेंगे, कॉमन करेंगे। इसमें हमेशा याद रखेंगे जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो 3 से बढ़ेंगी 4 टर्म, 3 से बढ़ेंगी, और फिर दो में से आप क्या निकालेंगे कॉमन। तो यहां पर -3 कॉमन निकाल लिया, x+1। अब अगेन इसमें से कॉमन निकालने, तो ये आ गया x+1 और देन 5x - 3। अब इसको 0 के इक्वल रख दें, तो x+1 = 0, x आ गया -1। फिर अगला 5x - 3 = 0, तो x आ गया 3/5। तो इसी को बोला गया पहला जीरो जिसको हम अल्फा बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं दूसरा जीरो जिसको हम क्या बोलते हैं बीटा। फिर इसका रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू। अब समझते हैं ABC क्या है, अल्फा और बीटा तो हमें समझ में आ गया। -1 और 3/5 को ऐड कर देंगे तो b/a के इक्वल आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट c/a आना चाहिए। अब ABC क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होगा किसका, वो होगा a विद साइन, x का जो कोफिशिएंट होगा विद साइन वो क्या होगा b, और बिना अल्फाबेट का क्या होगा c। तो इस क्वेश्चन से तो मैंने आपको क्या समझाया कि जीरोस कैसे निकालते हैं और उनको वेरीफाई कैसे करते हैं उनको। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जीरोस अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरोस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो इसके अंदर आपकी दो ही टाइप आती है, या तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो ग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। y = px लिख दिया, तो आपने देखना अगर px लिखा है तो जो ग्राफ की लाइन बनी है वो x को कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है, कट कर रही है या, तो 1, 2 और 3 बार। तो इसके जीरोस कितने आएंगे 3। क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया दिस, तो कहता है आप एक नया पॉलिनोमियल बताओ एक जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल होंगे, जिसके जीरोस इसके। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, हमें नहीं पता तो हमने मान लिया लेट द पॉलिनोमियल, हमने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या रहा होगा ax² + bx + c, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके जीरोस क्या मान लिए मैंने, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन में उसने यही तो कहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो इसके क्या रहे होंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, हम कहते हैं भाई उसके क्या आए होंगे 1/α और 1/ इसके जीरोस क्या आए होंगे, क्योंकि इसके जो जीरोस आएंगे यहां उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, क्या हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, अगर मेरे को सम चाहिए तो मैं इसको ऐड करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा बीटा + α/α बीटा, यही आएगा ना सम। ये क्या होता है सम, -b/a डिवाइड बाय प्रोडक्ट क्या है c/a, तो -b/a मल्टीप्लाई करूंगा a/c, यानी कि जो मेरे को पॉलिनोमियल चाहिए उसका सम क्या है नेगेटिव, तो b क्या है -2 और c क्या है -3। तो यानी कि सम मेरे को पता लग गया, क्या आ गया 2/3। अब मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, तो जीरोस मेरे पास है 1/α और 1/β, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1/α बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, रेसिप्रोकेट करूंगा a/c,
सी। ए मेरे पास क्या है 5 और सी क्या है -3। तो क्या आ गया यहां से -5/3। तो ये आ गया x² - 2/3x -5/3। और इजी करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यानी कि जब भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जीरोस का क्या पता होना चाहिए, सम। और या आप ऐसे भी कर सकते थे जो मैं पहले कर रहा था, इसका जीरोस फाइंड कर लेते, उनके सम और प्रोडक्ट का रेसिप्रोकेट, पर उससे ये क्या रहेगा इजी। तो सेकंड चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाए यही आएंगे। अब हम करते हैं एक थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे देगा, या यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, या नो सॉल्यूशन दे देगा, और कहेगा ABC की वैल्यू निकाल दो या XYZ की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? तो यहां पर हमें एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन क्या दी है भाई, kx = y + 2, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमें 6x 2y + 3, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिए। तो 3 ही केस होते हैं। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर एक ही आता है a1/a2 ≠ = इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है a1/a2 b1/b2 बराबर किसके होता है, और एक लास्ट होता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू। यहां पर लाइन कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग, यहां पर कोइंसाइड और यहां पर पैरेलल। यहां पर आपका क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। यहां आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, और यहां आपका क्या आएगा नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का है, यानी कि केस क्या है a1/a2 = b1/b2 तो a1 जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा a1, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का a2, y का कोफिशिएंट विद साइन, और बिना xy का c। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर पेपर में ये y इधर होता तो फिर ये y भी आपको इधर लाना पड़ता, मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर x और y पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें भी कहां होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2k = 6, तो k की वैल्यू आ गई 3। कई बार आप बोर्ड में इतना ही छोड़ दोगे और आंसर नहीं मिलेगा, आपको लगेगा क्वेश्चन तो गलत हो गया। भाई इसको भी तो कंपेयर करोगे, k/6 = 2/3, तो k क्या आ जाएगा 6 × 2/3, तो k क्या आ गया 4। तो यानी कि k की 2 वैल्यू हो सकती है 3 एंड। अब इस पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वो कह देगा कंपेयर करके बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, कंपेयर करके बताओ सॉल्यूशन कैसा बनेगा, कंपेयर करके बनाओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जहां सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, और जहां नहीं आता वो क्या होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 3 का। एक चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने के पूरे चांस है। वो कहेगा या तो कह देगा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्या कह देगा, या वो कह देगा जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड 3 चीजें होती हैं, देखो d या तो 0 होगा तो रूट क्या करेंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। d अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और d जब 0 से छोटा होगा तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो अभी हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे। व्हाट इज d? d इज डिस्क्रिमिनेंट, एंड हाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। कैसे? तो यहां पर उसने यही कहा कि आपको एक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स कैसे हैं इक्वल, तो किसकी वैल्यू बताओ। तो भाई रूट इक्वल है तो d किसके बराबर होगा, व्हाट इज d, दैट इज b² माइनस व्हाट इज b, x का जो कोफिशिएंट होगा विद साइन वो होगा b -4, व्हाट इज a, x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a, एंड व्हाट इज c, बिना अल्फाबेट का क्या होगा c। इसको जरा सॉल्व करो तो a² + b² + 2ab, इसको ओपन अप करो तो -4k -4 = 0। देन सॉल्व करो k², इसको करो -2k, और ये आ गया -3। अब ये आपके पास फिर से क्या बन गई, एक k² -2k, और ये कितना आ गया -3। अब ये अगेन आपके पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करो चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूं तो 3 आना चाहिए, प्लस और माइनस करूं तो 2। तो ऐसे फैक्टर मेरे पास क्या है k², 3k एंड 1k, यही आएगा ना। देखो 3 × 1 3 और 3 - 1 दैट इज -2। इसमें से कॉमन निकालो k, तो क्या बच गया k - 3। यहां से 1 कॉमन निकालो, अगेन k - 3। फिर इसमें से कॉमन निकाल लो k - 3,
तो यहाँ क्या बच गया k+1, इसको 0 के इक्वल रख दो k3 और इसको रख दो तो k-1, तो दो वैल्यू आएंगी 3 और -1। क्लियर है क्या? अब समझ लेते हैं इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंफर्म क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट पे आएगा। इक्विडिस्टेंट में आपसे या तो वो रिलेशन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, वो कहेगा भी कोऑर्डिनेट इक्विडिस्टेंट पे है, रिलेशन बता दो। एक पूछ लेगा कि डिस्टेंस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट निकाल दो। और लास्ट आपसे पूछेगा कि बताओ ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या स्केलन है या रोम्बस है या ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है। तो वहां आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और आपका ओवरव्यू हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन में जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट एक तरीका लगाते हैं कोलिनियर के लिए। मैं इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पॉइंट को लेट कर लेते हैं। सपोज मैंने लेट कर लिया ए कोऑर्डिनेट 1,5, बी कोऑर्डिनेट 2,3 और सी कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया -2, -11। ये 3 कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे 3 पॉइंट जिनसे स्ट्रेट लाइन बने। ऐसे कैसे प्रूव करें कोलिनियर? एक तरीका तो ये है कि आप यहां पर निकालो डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ इस ए बी का डिस्टेंस निकालो, उसमें बी सी का डिस्टेंस ऐड करो और चेक करो क्या वो ए सी के इक्वल है। अगर इक्वल आ गया तो दीज पॉइंट्स आर। पर हमारे पास एक तरीका और है, इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, वो अगर आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फॉर्मूला है हाफ मॉडुलस x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ, ये x1 ये x2 ये x3 ये y1 ये y2 ये y3। पहला कोऑर्डिनेट है तो x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है तो x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है तो x3 y3। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं हाफ 1 2 -2 1 देन 5 3 -11 और देन 5। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा कैसे, वो समझने वाली बात है। सबसे पहले आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 × 11 -22 प्लस 2 × 5 -10, फिर लगाएंगे माइनस, फिर आप करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई 2 × 5 10 प्लस 3 × 2 -6 प्लस 11 × 1 -11। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करते चलना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करते चलना है। बीच में निशान किसका आएगा? बीच में निशान किसका आएगा बताओ? माइनस का, तो हाफ। फिर मॉडुलस का साइन लगाओ, प्लस माइनस माइनस 3 -22 -10, यहां पर माइनस, ये कितना हो जाएगा 10 -6 -11। अब इसको जरा सॉल्व करो हाफ, तो कितना आ गया ये 3 - 32 और ये कितना आ गया 10 - 17। तो 32 में से 3 गया, कितना होता है भाई 29, माइनस 10 में से गया -7, तो हाफ -29 + 7, तो 29 में 7 गया, कितना होता है 21, तो हाफ 21। अब ये जो साइन में लगाता आ रहा हूं शुरू से, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहां पर शायद 22 आएगा, आई थिंक 22 आएगा ना ये, तो ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस -22, तो पॉजिटिव कर देगा, तो हाफ 22, तो आंसर आया 11। अब सर ये कैसे पता लगे कोलिनियर है या नहीं? अगर आंसर आ जाता 0, आंसर क्या आ जाता, बस तभी होता पॉइंट्स कोलिनियर। पॉइंट्स क्या होता? क्योंकि एक्चुअल में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो हमने इन 3 पॉइंट से पता करा कि एरिया आया कितना। अगर एरिया आया तो ट्रायंगल बना होगा, और अगर एरिया आता 0 तो ट्रायंगल, तो जब 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता तो कोलिनियर बनते हैं। तो आसान भाषा में इसको सॉल्व कर लेना पेपर में। अगर आपका आंसर आ जाए 0 तो आप क्या कहोगे? दीज पॉइंट्स आर, और अगर 0 नहीं आया तो आप लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये बात समझ में आई कि आपको नहीं आई? ये बताओ मेरे को, ये बात क्लियर है कि नहीं है भाई?
अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है, डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है के की वैल्यू बताओ अगर ये पॉइंट दिस एंड दिस से 10 यूनिट पे है। तो पेपर में मैंने बताया है एंड वर्ड को आपने याद रखना है। किसको याद रखना है? अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन है, किसका है, तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए P, वो दिया है 2, -3, और अगला पॉइंट कहां है मुझे पता नहीं, वो 10, y है, और कहता है इनका डिस्टेंस 10 है। तो डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस। यस और नो? तो ये कितना आ गया? 8 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? y + 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और डिस्टेंस सॉल्व करके कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ताकि रूट यहां से क्या हो जाए, तो 64, ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab = 100। इतनी बात समझ में आई? सबको उधर ले जाता हूं, इधर ले आता हूं, y² + 6y, 64 and 9 दैट इज 73, और ये इधर जाएगा तो -27। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन पक्का आएगा रेशियो पे बेस्ड। अगर वो कहे रेशियो बताओ तब आपने मानना है लेट द रेशियो k/1, लेट द रेशियो। अब रेशियो वाले क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एंड लिखा है तो पहला पॉइंट हमारा जो भी है वो है 6, -4, और जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है -2, -7। यहां पर कहता है रेशियो बताओ ऐसा कि y एक्सिस पे हो। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो मैंने मान लिया लेट द रेशियो, मैंने मान लिया लेट द रेशियो बी k/1। तो अगर k/1 मैंने मान लिया तो जब भी मैंने इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाया होगा तो इस पॉइंट का इस पॉइंट का कैसे आया होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा होगा और इन दोनों का करा होगा सम, तभी आया होगा। और सॉल्व करके x कितना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई -2k + 6k + 1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -2k + 6 = 0, तो -2k आ गया, -6 तो k आ गया 3। अब जनरली स्टूडेंट इसी को रेशियो मान लेते हैं, रेशियो नहीं है, रेशियो हमने माना था k/1, और k की वैल्यू कितनी आई है तो हमने फाइंड कर लिया रेशियो कितना आ गया। अब वो कहता है रेशियो तो बता दिया, ये कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो कोऑर्डिनेट के लिए x तो पता है कितना है, क्या नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो पता लग गया 3/1। तो देखो अगर रेशियो पता है तो 3 को y2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो y1 से, तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -4 से। तो ऐसा करने पर मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले पार्ट को x2 से करो, दूसरे को x1 से, दोनों का सम कर दो, x आ जाएगा। पहले पार्ट को y2 से करो, दूसरे पार्ट को y1 से, दोनों का सम करो, y आ जाएगा। तो मैंने y के लिए यही अप्रोच लगाई है। -10 -4/4 तो -14/4, यानी कि ये कितना आ गया आपका -7/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, -7/2। बस इसमें एक बात याद रखना, कई बार वो एक्सटर्नली वर्ड लिख दे तो जहां मैंने प्लस लगाया वहां क्या आ जाएगा माइनस। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें डिस्टेंस पे बेस्ड। देखो ये 2023 का क्वेश्चन है आपका। कहता है एक पॉइंट बताओ जो y एक्सिस पे, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर ही दिया, 10 यूनिट पे, 8 और 8 पे, सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक ये। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ये भी और ये भी। क्लियर है क्या? अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्म है एक क्वेश्चन भाई, वो एक क्वेश्चन कंफर्म कहेगा a और b की वैल्यू निकाल लो सेकंड एक्सरसाइज से। किससे? उसी का मैंने एक टाइप लिया। तो आप सबसे पहले टेबल याद कर लो। टेबल अगर याद नहीं है तो मैं फिर करा देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। सबसे पहले काउंटिंग लिख लो, क्या 0 1 2 3 एंड 4, सबको किससे डिवाइड कर दो। अब देख लो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो जो मेरे से कैंसिल हुआ वो मैंने कैंसिल कर दिया और फिर कर दिया इनका अंडर द रूट। क्या कर दिया? अंडर द रूट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यूज आई, ये वैल्यू किसकी आएंगी? साइन थीटा की। किसकी?
तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में इसमें रिवर्स आ जाएंगी, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेंजेंट में डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसमें ये टेंजेंट की वैल्यूज है। कॉसिकेंट में साइन का उल्टा, कॉसिकेंट में साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, और ये 2/√3। क्लियर है क्या? सीकेंट में कॉस का उल्टा, कुछ कहना चाह रहे हो क्या जी? सीकेंट में कॉस का उल्टा रिवर्स कर दो, और टेंजेंट में कोटेंजेंट का। तो ये वैल्यूज आप बना लोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो कंफर्म करने के लिए हम देखो अभी इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये टेबल मैंने आपको बतानी थी, कोई ऐसी नीड है नहीं वैसे। क्वेश्चन में ये कहता है साइन अल्फा 1/2 है, 1/√2 है, और कॉस बीटा √3 है। तो कहता है कॉसिकेंट अल्फा और कोटेंजेंट बीटा की वैल्यू बताओ। तो मेरे को तो तभी पता लगेगी जब मेरे को अल्फा और बीटा पता हो। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एनसीईआरटी में इस अल्फा की जगह a+b है और इस बीटा की जगह a-b है। तो चेक करो, साइन अल्फा 1/√2 कहां होता है भाई? 45 पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45, गुड। और कोटेंजेंट, सॉरी कोटेंजेंट बीटा √3 कहां होता है? 30 डिग्री पे। तो इसको क्या लिख सकता हूं? कोटेंजेंट 30 डिग्री। कंपेयर करूं तो अल्फा कितना आ गया, कंपेयर करूं तो बीटा कितना आ गया। तो यही तो मेरे को इसके लिए चाहिए था। ये क्वेश्चन आपका है 2023 में आया हुआ। तो कॉसिकेंट अल्फा यानी कि कॉसिकेंट 45 प्लस कोटेंजेंट बीटा यानी कि 30 डिग्री। तो मेरे को यहां पर अल्फा कितना दिया हुआ है 45 और कॉसिकेंट 45 √2, कोटेंजेंट 30 दैट इज √3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से यहां पर ये कॉस था क्या था ये? कॉस। तो मैं कॉस करके भी सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि कोटेंजेंट बीटा होता तो वो वैल्यू तो मेरे को पता ही है। तो यहां पर ये था कॉस, तो कॉस बीटा आपको दिया है √3, तो कॉस बीटा √3 तो आई थिंक नहीं होता। तो यही है आपका इसका आंसर जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है क्या? क्योंकि कॉस जो होता है √3 तो वैल्यू देता ही नहीं है। √3 वैल्यू कौन देता है? टेंजेंट या कोटेंजेंट। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप वैल्यू पुट कर दें तो डिनोमिनेटर रूट में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सर रूट में आ जाए तो क्या करें? फिर रेशनलाइज कर देना। फिर क्या कर देना? तो कोटेंजेंट स्क्वायर 30, तो कोटेंजेंट 30 अभी हमने पढ़ा कितना होता है? √3 प्लस साइन 60 √3/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कोटेंजेंट 45 1 का स्क्वायर, 2 साइन 90 और साइन 90 क्या है 1। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 5/3। ये कितना आ गया 1/3/4। ये कितना आ गया 1 + 2। अब इसको सॉल्व करें 5/3 रेसिप्रोकेट हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करें तो +1। अब इन सब का क्या ले लेना है आपने? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 + 4 + 3, तो ये आ गया 12/3 यानी कि 4। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपके आ सकते हैं। अगर आप 8.1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसके एग्जाम्पल। अगर आप 8.2 कर रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन है उसके सेकंड से लेके 5th पार्ट तक, और जो एमसीक्यू है उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 8.3 के जो क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं आपने। क्लियर है क्या? तो ये थे चैप्टर 1 से लेके 8 तक के कुछ क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक वाइज आपको बताए। अगर ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो समहाउ आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टैट और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करा सकूं। तब तक आप पढ़ते रहें और कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।